हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोगेट ऑनलाइन। दिस इज विकास आर्चा। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि हम एक क्लब में बैच लेके आ रहे हैं जिसमें क्लास 12 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, इसका एक चैप्टर वाइज वन शॉट वीडियो होगा और साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो भी डिस्कशन होना चाहिए बोर्ड एग्जाम में बैठने से पहले, वो सब हम इस बैच में कर रहे होंगे। आज हम जो है केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर बोल लो, पी ब्लॉक, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो पी ब्लॉक है वो जनरली सीबीएसई के सिलेबस से हटाया जा चुका है, तो हम आज ये जो डिस्कशन करेंगे ये कंप्लीट डेडिकेटेड होगा सीजी बोर्ड्स के लिए, क्योंकि सीजी बोर्ड में अभी तक पी ब्लॉक को रिमूव नहीं किया गया है। जितनी भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, जो भी हैंड रिटन नोट्स इसमें दिखाए जाएंगे, एक्सप्लेन किए जाएंगे, वो सारी चीज़ें आपको जो है हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मिल जाएगा। आप उसमें ज्वाइन होकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीज़ों के लिंक्स जो है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ आपको जो भी डाउट्स होंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, ये भी आप हमसे पूछ सकते हैं 24/7। इसके लिए भी जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उसे जाके ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सारा मटेरियल, सारा डिटेल मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट को। टोटल जो है 8 मार्क्स का इस चैप्टर से जो है आपका वेटेज रहता है। 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में पी ब्लॉक एलिमेंट से। पी ब्लॉक एलिमेंट में हमारे पास जो है 13th, 14th, 15th, 16th, 17th और 18th फैमिली होती है, ग्रुप्स होते हैं। बट जनरली क्लास 11th में हम 13th और जो 14th ग्रुप है, मतलब बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली, वो पढ़ लिए होते हैं। तो इस क्लास 12th में हम स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन फैमिली से, जिसका मतलब है 15th ग्रुप से। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो इस ग्रुप में हमें स्टडी करना है वो होता है नाइट्रोजन फैमिली का फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जनरली पहले हमें देखना है इसकी मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। तो मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी में आपको पता होना चाहिए कि जो आपका नाइट्रोजन होता है और फास्फोरस होता है, ये नॉन मेटल्स होते हैं। इनको नॉन मेटल्स की कैटेगरी में हम रखते हैं। जो आपका आर्सेनिक और एंटीमनी होता है, ये मेटलॉइड्स होता है। और जो आपका बिस्मथ है, ये आपका कहलाता है मेटल। बिस्मथ को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? बिस्मथ को हम लोग मेटल की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस ग्रुप का होता है NS2 Np3। मतलब इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका आखिरी 5 इलेक्ट्रॉन जो है, उसमें से आखिरी 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन जाता है S में और 3 इलेक्ट्रॉन जाता है P में। उसके बाद आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो बिस्मथ होता है, बिस्मथ जो है लास्ट स्टेबल नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। मतलब बिस्मथ आखिरी पूरे पीरियोडिक टेबल में आखिरी ऐसा एलिमेंट है जो स्टेबल है और नॉन जो है रेडियो एक्टिव होता है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी आती है विच इज नेचर एंड एलोट्रॉपी। तो देखो, नेचर का मतलब हम पता करते हैं कि जो नाइट्रोजन फैमिली है इसमें कौन किस स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में से कौन किस स्टेट में होता है, ये हमें देखना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा नाइट्रोजन होता है ये कलरलेस होता है और ये डायटॉमिक गैस के फॉर्म में पाया जाता है। डायटॉमिक क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, इसलिए हम N2 लिखते हैं। और नाइट्रोजन की कोई एलोट्रॉपी नहीं होती है, मतलब नाइट्रोजन जो है किसी और रूप में नहीं पाया जाता है। एलोट्रॉपी का मतलब होता है कि एक ही एलिमेंट अलग अलग रूपों में नेचर में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल कार्बन जो है कोल के फॉर्म में पाया जाता है, डायमंड के फॉर्म में पाया जाता है, ग्रेफाइट के फॉर्म में पाया जाता है। मतलब कार्बन नेचर में अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग रूप में पाया जाता है। इसका मतलब कार्बन के खुद के एलोट्रॉप्स होते हैं बट नाइट्रोजन के नहीं होते। उसके बाद जो बचे हुए हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब के सब सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं और इनके एलोट्रॉप्स होते हैं। मतलब ये नेचर में अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। अब मैं अगर एग्जांपल लूँ फास्फोरस की, तो फास्फोरस जो है वो सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है। मतलब फास्फोरस सॉलिड तो होता है बट काफ़ी सॉफ्ट होता है। ठीक है, और फास्फोरस के एलोट्रॉप का मैं एग्जांपल लूँ तो फास्फोरस के जनरली 3 एलोट्रॉप होते हैं। फास्फोरस 3 रूपों में पाया जाता है, पहला वाइट, ब्लैक और फिर रेड। उसके बाद हम बात करते हैं
फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी की, वो है एटॉमिक साइज। तो जो नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है, इसको मैं नाइट्रोजन फैमिली कह रहा हूँ। इस नाइट्रोजन फैमिली का साइज कैसा होता है? तो सबसे छोटा साइज होता है नाइट्रोजन का और सबसे बड़ा साइज होता है किसका? बिस्मथ का, ठीक है। बिस्मथ का साइज सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो मैं पहले आपको समझा दूं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है। तो आप समझ जाइए, मान लीजिए ये कोई एटम है और इस एटम से आपको एक इलेक्ट्रॉन लेना है। तो किसी भी एटम से जब आप एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो आपको उसके बदले उस एटम को देना पड़ता है क्या? उसको देना पड़ता है एनर्जी। तो एटम से इलेक्ट्रॉन लेने के बदले आप जो एनर्जी एटम को देते हैं उस एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ट्रेंड की अगर मैं बात कर लूँ तो नाइट्रोजन फैमिली में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या होता है? धीरे धीरे कम होता है। तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है। और सबसे कम किसका होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी? वो होता है बिस्मथ का, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीजेस नहीं डिक्रीजेस का साइन आएगा नीचे की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली की पांचवी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी की, भौतिक गुण की। तो वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है किसी एटम की वो टेंडेंसी जिस टेंडेंसी के तहत वो किसी और एटम के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो अगर कोई एटम किसी और एटम के लोन पेयर को, मतलब दो इलेक्ट्रॉन को एक साथ पेयर में अट्रैक्ट करे, तो इस प्रॉपर्टी को उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड होगा उसमें आप याद रखेंगे कि ऑब्वियसली जब हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? कम होता है, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। इस वजह से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगा और बिस्मथ का सबसे कम। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि जो एंटीमनी और बिस्मथ है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग एक समान होता है। तो पॉलिंग स्केल जो है उसका हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मापने के लिए। पॉलिंग स्केल में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3 और फास्फोरस की होती है 2.5 और एंटीमनी और बिस्मथ की लगभग बराबर होती है, ठीक है। कि ट्रेंड आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं विच इज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। याद रखेंगे पी ब्लॉक में पहले हम नाइट्रोजन फैमिली को स्टडी करेंगे, फिर 16th ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली को, फिर 17th ग्रुप हेलोजन फैमिली को और फिर 18th ग्रुप जिसमें हम पढ़ेंगे नोबल गैसेस के बारे में। गॉट इट स्टूडेंट्स? सो केमिकल प्रॉपर्टीज की हम डिस्कशन करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे फर्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन स्टेट, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ग्रुप इन होल पीरियोडिक टेबल। गॉट इट? तो आपको पता होना चाहिए जो 14th ग्रुप है नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली का सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होता है? वो होता है -3, +3 और +5। ये सबसे कॉमन है, ठीक है। उसके बाद टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मतलब नाइट्रोजन से लेकर फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो याद रखेंगे -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, याद रखेंगे -3 ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की जो टेंडेंसी है वो क्या होने लगती है? कम। मतलब सबसे ज्यादा -3 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर सकता है? नाइट्रोजन। और सबसे कम कौन शो करेगा? बिस्मथ। इवन नीचे लिखा है बिस्मथ रेयरली शोज -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब बिस्मथ के आपको ऐसे रेयरली कंपाउंड्स मिलेंगे जिसमें बिस्मथ का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 हो, ठीक है। और याद रखेंगे एक और चीज, नाइट्रोजन ऑल्सो शोज +1, +2, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्रोजन जो है +1 भी शो करता है, +2 भी और +4 भी शो करता है। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कहाँ पे? नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक जो गुणधर्म है वो कौन सी है नाइट्रोजन फैमिली की? वो है रिएक्शन टुवर्ड्स हाइड्रोजन। याद रखेंगे कोई भी, मतलब 14th ग्रुप में कोई भी एलिमेंट जब रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ
तो वो हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? हाइड्राइड का। देखिए, तो देखो नाइट्रोजन ने रिएक्ट किया होगा हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनाया होगा? NH3। फास्फोरस ने किया होगा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनाया होगा? PH3। आर्सेनिक ने किया होगा हाइड्रोजन, क्या बनाया होगा? ASH3। और एंटीमनी ने किया होगा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट, तो क्या बनाया होगा? एंटीमनी का हाइड्राइड। और बिस्मथ ने रिएक्ट किया होगा हाइड्रोजन से, बनाया होगा बिस्मथ का हाइड्राइड। इन सभी हाइड्राइड में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें पढ़ना है वो है NH3 और BH3। तो NH3 का बनाना भी हम देखेंगे, इसमें बॉन्ड हैमर प्रोसेस होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, और PH3 बनाना भी हम देखेंगे। अब ये जो हाइड्राइड है 14th ग्रुप का, नाइट्रोजन फैमिली का, इससे कुछ प्रश्न पूछा जाता है। क्या आपसे पूछेगा? बताइए इन हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी, तो मतलब इन हाइड्राइड्स में से कौन एक्सट्रीम टेम्परेचर को झेल सकता है बिना बॉन्ड का ब्रेक हुए? तो सबसे एक्सट्रीम टेम्परेचर झेल सकता है अमोनिया के बॉन्ड्स, उसके बाद PH3, उसके बाद ASH3, फिर SBH3 और फिर BIH3। ये ट्रेंड आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन होता है? अमोनिया। फिर बात करते हैं हम किसकी? रिड्यूसिंग कैरेक्टर की, कि इन सारे हाइड्राइड्स में से सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसका होता है? तो याद रखेंगे सबसे कम रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है अमोनिया का, और सबसे ज्यादा होता है बिस्मथ का। कुछ नहीं करना है आपको, इस ट्रेंड को आपको बस जो याद रखना है। अब ये क्यों होता है, किस लिए होता है, इसके पीछे का क्या कारण है, तो इतना जानकारी के लिए हमें साल भर का समय मिलता है पढ़ने के लिए, लेकिन अभी हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम हर चीज़ का डिटेल जानने की कोशिश करें, क्योंकि डिटेल जानने जाएंगे तो इससे होगा ये कि हम ज्ञान तो ले लेंगे फिर, लेकिन आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, जिससे आपको आपत्ति होगी। तो फिर हम लोग अभी जेईई और नीट का क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन, CGPT का स्टार्ट करेंगे, उसमें फिर आपको मैं हर चीज़ डिटेल्ड में बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, ताकि आपको कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? बॉइलिंग पॉइंट की, कि अमोनिया के जो हाइड्राइड्स हैं उनमें किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। तो याद रखेंगे बॉइलिंग पॉइंट जो है दो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्ड पे, और दूसरा डिपेंड करता है किस पे? मास पे, ठीक है। तो देखो जितने भी हाइड्राइड्स आपको दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, इन सब में हाइड्रोजन बॉन्ड किसके पास होता है? अमोनिया के पास। इसका मतलब अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन मास के टर्म में मास किसका ज़्यादा हो जाता है? SbH3 और BaH3। तो जो ट्रेंड होता है बॉइलिंग पॉइंट का, उसमें आप देखोगे PH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, AH3 का उससे थोड़ा ज़्यादा, अमोनिया का उससे भी ज़्यादा, SbH3 का उससे ज़्यादा, और BaH3 का सबसे ज़्यादा। इसको अच्छे से आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल में फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैंने लिख तो दिया है, बट ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो मैं नहीं चाहता कि आपका 1 मिनट भी बर्बाद हो, क्योंकि अब ज्ञान लेने का समय नहीं है, अब है कोर्स को इस तरीके से पढ़ने का कि आपका 12वीं खराब ना हो, क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी साल भर अच्छे से पढ़े होंगे उनको हर चीज़ का कारण पहले से पता होगा, और अगर आपने सच में नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ ब्लेम योर स्कूल्स एंड योर कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने पढ़ाई लिखाई की है, क्योंकि हम जब भी बच्चों को पढ़ाते हैं हर चीज़ डिटेल में बता के पढ़ाते हैं, क्योंकि साल भर का समय रहता है, और साल भर का समय इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चा हर चीज़ जेईई और नीट के लेवल पे जाकर कंटेंट को अच्छे से पढ़े। बट चलिए आगे बढ़ते हैं हम। थर्ड हमारे पास होता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन फैमिली जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो बनाती है ऑक्साइड। नाइट्रोजन फैमिली जनरली 2 तरह के ऑक्साइड्स बनाती है। कौन कौन सा? एक तो E2O5 और एक E2O3, जहाँ पे E का मतलब है नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स का नाम, मतलब नाइट्रोजन फैमिली एक ऑक्साइड बनाती है पेंटा, जिसमें 5 ऑक्सीजन होते हैं, और एक बनाती है ट्राई ऑक्साइड, जिसमें 3 ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। तो मैं अब बात करता हूँ कि नाइट्रोजन कौन कौन से ऑक्साइड्स बनाती है। तो नाइट्रोजन बनाता है N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। आप कहोगे सर अभी तो बोला आपने कि नाइट्रोजन फैमिली 5 ऑक्सीजन वाला और 3 ऑक्सीजन वाला ऑक्साइड बनाती है, तो फिर ये बाकी कहाँ से? मैंने क्या कहा, जनरली ये ग्रुप जो है, ये फैमिली जो है
5 और 3 वाला बनाती है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स कुछ और भी बना सकते हैं। ओके, उसके बाद फास्फोरस जो है, फास्फोरस बनाता है P4O10 और P4O6। अब आप कहोगे सर आपने कहा कि जो नाइट्रोजन फैमिली है वो 5 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन वाला बनाती है जनरली, और उसके अलावा भी कुछ और बना सकती है, लेकिन फास्फोरस तो 5 और 3 ऑक्सीजन वाला ऑक्साइड नहीं बना रहा। तो देखो जो P4O10 होता है ना वो डाइमर होता है, मतलब ये जो है P2O5, जब हम दो P2O5 को मिक्स करते हैं तो हमें एक P4O10 मिलता है। वैसे ही P4O6 जो है डाइमर, तो हम ये कैसे बनता होगा, तो जब हम दो P2O3 को कंबाइन करते हैं तो हमें एक P4O6 मिलता है। समझ में आई आपको ये चीज। उसके बाद हम बात करते हैं बेसिक कैरेक्टर की। तो ऑक्साइड का कौन सा कैरेक्टर आपको याद होना चाहिए, बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में वैसे नहीं आता है, बट आपको पता होना चाहिए कि जब हम ग्रुप में नीचे आते हैं तो क्या होता है, ऑक्साइड्स की बेसिक कैरेक्टर जो है वो क्या होती है, कम होने लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। सेम नाइट्रोजन फैमिली हैलोजन के साथ रिएक्ट करके दो तरह के हैलाइड बनाती है। एक बनाती है पेंटा हैलाइड, मतलब ऐसा हैलाइड जिसमें 5 हैलोजन होते हैं, 5 क्लोरीन 5 फ्लोरीन 5 ब्रोमीन, ठीक है। और एक बनाती है ट्राई हैलाइड, मतलब जिसमें 3 हैलोजन होते हैं, 3 क्लोरीन 3 फ्लोरीन 3 ब्रोमीन या 3 आयोडीन। अब अगर मैं बात करूं आपसे, एग्जाम्पल समझना आप, जैसे मान लो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन ट्राई हैलाइड कैसे बनाएगा, तो ये देखो ये फॉर्मूला दिख रहा है, यहाँ पे जहाँ E है वहां रख दिया N, और X के जगह पे क्या रख सकते हो, या तो क्लोरीन रख सकते हो, या तो फ्लोरीन, या तो आयोडीन, या तो ब्रोमीन, ठीक है। बट आप एक चीज याद रखना, NF3 NI3 NBr3 NCl3 बनता तो है, बट इन सब में सबसे स्टेबल सबसे स्थायी कौन होता है, NF3 स्थायी होता है। दूसरी बात, अगर आपको 5 हैलोजन वाला हैलाइड बनाना है नाइट्रोजन फैमिली में, तो आप बना लो PCl5 ASCl5 PF5 PI5, हो गया ना 5 हैलोजन वाला। बट एक चीज याद रखना, नाइट्रोजन कभी भी 5 हैलोजन वाला हैलाइड नहीं बना सकता। रीजन है कि नाइट्रोजन के पास खाली d ऑर्बिटल नहीं होता। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्या क्वेश्चन आता है एग्जाम में? एग्जाम में पूछते हैं कि NCl5 नहीं बनता है लेकिन PCl5 बनता है, क्यों? तो रीजन है कि NCl5 इसीलिए नहीं बनता क्योंकि नाइट्रोजन के पास खाली d ऑर्बिटल, वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। तो नाइट्रोजन कभी भी 5 हैलोजन वाला हैलाइड नहीं बना सकता है, ठीक है। ये नोट्स आपको ऐसे कचड़ा नहीं मिलेगा, ये नोट्स में जो चीज मैं लिख रहा हूँ वो हट जाएगा, तो नोट्स आपको क्लीन मिलेगा, ठीक है। याद रखेंगे इस चीज को। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डाई नाइट्रोजन के बारे में या नाइट्रोजन के बारे में, N2 के बारे में। तो इसके बारे में क्या पता होना चाहिए? पहला पता होना चाहिए इसका लेबोरेटरी मेथड, दूसरा पता होना चाहिए इसका इंडस्ट्रियल मेथड। लेबोरेटरी मेथड में क्या होता है कि प्रोसेस थोड़ा महंगा भी हो जाए और जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो तो चलता है, लेकिन इंडस्ट्रियल मेथड सस्ता होना चाहिए और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मतलब इंडस्ट्रियल मेथड बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए। गॉट इट? तो अगर मैं उस चीज़ की बात करूं तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, नाइट्रोजन फैमिली का जो लेबोरेटरी मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं, तो लेबोरेटरी मेथड में हम लेते हैं NaNO2, हम लेते हैं NH4Cl। यहाँ पे आयन का एक्सचेंज होता है। कैसा आयन का एक्सचेंज होगा? लेट मी शो यू। तो पहले देखो ये आयन का, ये Na और ये Cl मिलके बना लेंगे NaCl। अब क्या बचा बच्चों? तो अब आपके पास बचा NO2 और NH4, ठीक है। तो NH4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो मैं आपको बता देता हूँ, NH4 को मैं लिख सकता हूँ NH3 प्लस H+। समझ रहे हो बात को? तो देखो यहाँ पे ये 3 जो है, ये 3 और एक 4 हाइड्रोजन और ये 2 ऑक्सीजन,
यानी 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलके बना लेंगे 2H2O, और ये एक N और ये दूसरा N मिलके बना लेंगे N2। ये मैंने आपको रफ तरीके से बताया ताकि आप इसको याद रख सको, ठीक है, चलेगा। नीचे में इसका मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म अब देखो मैकेनिज्म कैसे काम करता है, लेट मी शो यू कैसे ये काम करता है मैकेनिज्म। पहले मैं इसको हटा देता हूँ। देखो स्टेप 1 में क्या होता है, NaNO2 NH4Cl, NaNO2 NH4Cl करीब आते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, Cl Na के पास जाके NaCl बनता है, और देखो ये NO2 और ये NH4 मिलके NH4NO2 बना लेते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये जो बना है ना NH4NO2, इसको हम लेते हैं यहाँ और इसको गर्म करते हैं। इसको गर्म करने पता है क्या होता है, ये टूट जाता है N2 में और किसमें, पानी में 2H2O में, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म होता है, बट आपको मैकेनिज्म लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको ये डायरेक्ट रिएक्शन एग्जाम में लिखना होता है। इसको आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये ऑब्वियसली याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एक और तरीका है, वो तरीका है सेकंड क्या, बाय हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट। मतलब लेबोरेटरी में अगर आप चाहते हो बनाना तो आप एक और काम कर सकते हो कि जो अमोनियम डाइक्रोमेट होता है ना उसे गर्म कर दो। अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला NH4 2 Cr2O7, NH4 2 Cr2O7। ये ऑरेंज कलर का होता है। जब हम इसे गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये डाइक्रोमेट जो है ये टूट जाता है, पहला तो नाइट्रोजन में, दूसरा ये टूट जाता है Cr2O3 में, इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन, और चौथा हमें क्या मिलता है, पानी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ N2। अब याद रखेंगे N2 की प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो कुछ प्रॉपर्टीज मैंने लिखी है, कुछ प्रॉपर्टीज आप किताब से रेफर कर लेंगे, हर किताब में N2 की प्रॉपर्टी लिखी रहती है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि कलरलेस गैस होता है N2, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता, गॉट इट। और दूसरी चीज होती है कि जब N2 मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन तो होते हैं, बट ये कंबाइन कब होते हैं, जब बहुत 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 ज़्यादा क्या दिया जाए इनको, टेम्परेचर। तो N2 combines with O2 at very high temperature and reaction is highly endothermic। इस बात को आप याद रखेंगे कि नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन तब मिलता है जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई रखा जाए, ठीक है। बाकी पॉइंट्स आप कहाँ से कर लेंगे, आप कर लेंगे अपने किताब से। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपाउंड है जो एग्जाम में आता है, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका हैबर प्रोसेस एग्जाम में हर साल मैंने देखा है ट्रेंड बना है कि पूछा जाता है, या फिर एक साल के गैप में पूछा ही जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में आएगा। तो पहला हमारे पास जो तरीका है, तो पहला तरीका कौन सा है अमोनिया बनाने का, वो है लेबोरेटरी मेथड, कि लैब में अमोनिया कैसे बनाते हैं। लैब में अमोनिया बनाने के लिए आप ले लोगे NH4Cl और ले लोगे NaOH। समझ लो यहाँ लिखा हुआ है बाय एक्शन ऑफ एनी बेस ऑन NH4+ ऑन अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। याद रखेंगे कि आपको लेना है अमोनियम सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट जिसमें NH4+ हो, ठीक है, और उसको रिएक्ट करवा देना है किसके साथ, किसी भी बेस के साथ, तो आपको अमोनिया मिल जाएगा। अब देखो ये है आपका अमोनियम सॉल्ट NH4Cl और ये है आपका कॉमन बेस। जब आप इनको रिएक्ट करवाते हो तो याद रखोगे जो अमोनियम सॉल्ट होता है, ऐसा नमक जिसमें NH4+ हो, वो अमोनियम सॉल्ट हमेशा एसिडिक नेचर का होता है। तो ये है एसिडिक नेचर का और ये है बेस। अब याद करो जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो पानी और सॉल्ट बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ भी वही होगा, एक तरफ बनेगा ये NaCl कंबाइन होकर नमक बना लेगा, ठीक है। उसके बाद ये OH और इसका H मिलके पानी बना लेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ का एक OH और यहाँ का एक H पानी बना, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ NH3। ये NH3 जो है आपको मिल जाएगा, गॉट इट। और दूसरा है हमारे पास अमोनिया बनाने का कौन सा मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड, क्योंकि इंडस्ट्री में चीज़ें हमें टन्स अमाउंट में बनाना पड़ता है। तो इंडस्ट्री में अमोनिया हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉन हैबर प्रोसेस, व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, गॉट इट। सो इन दिस reaction we take
अमोनिया, इसमें हम क्या करते हैं, अमोनिया लेते हैं, सॉरी नाइट्रोजन लेते हैं एज अ गैस, हाइड्रोजन लेते हैं एज अ गैस, और जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं ये अमोनिया एज गैस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, अमोनिया और हाइड्रोजन का जो कंबाइनिंग रेशियो होता है वो 1:2 होता है। मतलब 1 मोल अमोनिया लोगे तो 3 मोल हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, तब जाके 2 मोल अमोनिया का, सॉरी मैं नाइट्रोजन को बार बार अमोनिया कह दे रहा हूँ ना, तो 1 मोल नाइट्रोजन लोगे और 3 मोल हाइड्रोजन लोगे, तब जाके 2 मोल आपका क्या बनेगा, अमोनिया। ठीक है, समझ में आया। बट एक समस्या है, समस्या क्या है बच्चों, ये जो रिएक्शन होता है ना, ये रिएक्शन होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब ये और ये मिलके ये बनाए तो कुछ समय बाद ऑटोमेटिक ये किस में टूट जाएगा, ये टूट जाएगा इन दोनों में। तो इस चीज़ को एनकाउंटर करने के लिए, ठीक करने के लिए हम कैटलिस्ट का उपयोग करते हैं बीच में। कैटलिस्ट में क्या लेते हैं, कैटलिस्ट में लेते हैं आयन मतलब लोहा और पोटेशियम ऑक्साइड, और उसके साथ थोड़ा मात्रा में क्या लेते हैं, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। ये बात आप याद रखिए। एक और चीज़ बच्चों, अब ये बॉन्ड हैवर प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस में क्या होना चाहिए, अमोनिया का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो ये इंडस्ट्रियल मेथड में यूज़ हो रहा है। तो देखो इस रिएक्शन में, ये जो रिएक्शन है इसमें जो डेल्टा H होता है ना, एंथैल्पी परिवर्तन, ये नेगेटिव होता है। और अगर किसी रिएक्शन में एंथैल्पी परिवर्तन नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब वो रिएक्शन किस टेम्परेचर पे हो रहा है, बहुत ही कम टेम्परेचर पे हो रहा है। गॉट इट। और दूसरा, इस रिएक्शन का जो डेल्टा Ng होता है, ये सारे टर्म्स कहाँ से आ रहे हैं बच्चों, क्लास 11th के थर्मोडायनामिक्स से। तो अगर आपको नहीं पता तो फालतू का टेंशन आप नहीं लेंगे, एग्जाम में लिख के आ जाएंगे इन चीज़ों को, क्योंकि वो चीज़ें बताने में जाऊँगा तो एक अलग टॉपिक मुझे पढ़ाना पड़ जाएगा आपको, तो इसके लिए आप डिमोटिवेट मत होइएगा। सो डेल्टा Ng फ्रॉम थर्मोडायनामिक पर्सपेक्टिव, तो इस रिएक्शन का डेल्टा H भी नेगेटिव है और इस रिएक्शन का डेल्टा Ng भी नेगेटिव है। और हमें ये पता है हमारे प्रीवियस नॉलेज से कि रिएक्शन का डेल्टा H अगर नेगेटिव है मतलब वो रिएक्शन कम टेम्परेचर पे हो रहा है, और रिएक्शन का डेल्टा Ng अगर कैसा है, नेगेटिव है, मतलब वो रिएक्शन हाई प्रेशर और लो वॉल्यूम के कंडीशन में हो रहा है। HPLV का मतलब हाई प्रेशर लो वॉल्यूम, ये लिख के आइएगा एग्जाम में आप, ठीक है। बाकी कोई नहीं लिखेंगे CG बोर्ड वाले, बट मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको क्योंकि बहुत एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका मतलब अगर बॉन्ड हैवर प्रोसेस में आप यील्ड बढ़ाना चाहते हो, अमोनिया के पैदावार को बढ़ाना चाहते हो, तो आपको प्रेशर क्या रखना पड़ेगा, हाई। कितना प्रेशर, 200 ATM के आसपास। टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, लो। बट कितना लो, तो 500 डिग्री सेल्सियस से लो आप नहीं रख सकते। तो आप कहोगे सर 500 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर थोड़ी ना होता है, लेकिन हाँ इस रिएक्शन के पर्सपेक्टिव में 500 डिग्री सेल्सियस जो है वो लो टेम्परेचर है। इतना आप रखोगे मिनिमम, तब जाके ये दोनों कंबाइन करके अमोनिया बनाएंगे। अगर आप 500 डिग्री से कम टेम्परेचर रखोगे तो ये अमोनिया नहीं बनाएंगे। और आपको यूज करना पड़ता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में क्या यूज कर रहे हो, लोहा, पोटेशियम का ऑक्साइड और कुछ मात्रा में एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। ये आप लिखेंगे एग्जाम में तो ही आपको नंबर मिलेगा। और साथ ही साथ आपको क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा बॉन्ड हैवर प्रोसेस का डायग्राम। और ये डायग्राम मैंने यहाँ तो नहीं लिखा है, लेकिन आपके नोट्स में, लेट मी शो यू, ये डायग्राम आपके नोट्स में आपको यहाँ मिल जाएगा। देख लीजिए आप यहाँ पे, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना होगा। तो डायग्राम आप ये वाला बनाइएगा, और कंटेंट जो मैंने आपको बताया है ना अभी, वो आप एग्जाम में लिखिएगा। ये वाला कंटेंट, ये लाइन बाय लाइन सब लिखिएगा, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया की। अमोनिया के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं। तो यहाँ तो मैंने नहीं लिखा है, बट मैंने सोचा कि यार तुम लोग आलसी बच्चे हो, अगर छोटी सी चीज़ भी छोड़ दूंगा तो मुंह बना लोगे, है ना। तो मैंने यहाँ पे जो है आपके लिए जो है छोटा सा पार्ट, क्योंकि प्रॉपर्टीज तो आपके एग्जाम में आएगा नहीं, अमोनिया का यूजेस लिख दिया है। तो अमोनिया के यूज क्या है, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, यूरिया बनाने में, जो कि एक फर्टिलाइजर होता है जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। इन सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस, आपने सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस पढ़ा होगा पहले, उसमें यूज होता है।
इन फॉर्मेशन ऑफ आइस इन रेफ्रिजरेटर, जो फ्रिज होता है उसमें जो बर्फ बनती है उसमें अमोनिया गैस का यूज होता है। और एज अ रीएजेंट इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में केमिकल्स रिएक्शन के दौरान रीएजेंट में इसका यूज होता है, अभिकर्मक के रूप में इसका यूज होता है। और अमोनिया सॉल्ट इन मेडिसिन, मेडिसिन में अमोनिया सॉल्ट का उपयोग किया जाता है। ये मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है, ये नोट्स में आपको आगे मिलेगा, ठीक है, ठीक है। चलिए अमोनिया के बाद अब हमारे पास ऑप्शन बचता है कि हम स्विच करें नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट मतलब कहाँ, तो नेक्स्ट हमारे पास अमोनिया के बाद आता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। तो याद रखिए नाइट्रोजन के सिलेबस में जनरली जो है 5 ऑक्साइड्स होते हैं, बट मैंने कुछ एक्स्ट्रा में लिख दिया है, कुछ तो नॉलेज एक्स्ट्रा हो, आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि चीज़ों को बहुत शॉर्ट रखूं, क्योंकि लॉन्ग में जाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम लगेगा अगर हम जेई और नीट के पर्सपेक्टिव से पढ़ने के लिए जाएं तो फर्स्ट वी हैव N2O, देन मेरे पास है NO, देन N2O3, N2O4, N2O5 और NO2। ये हमारे पास टोटल जो है 7, 2, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है अमोनिया नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। तो पहला मैं बात कर लेता हूँ जिसका N2O का। N2O का बेटा नाम क्या है, तो देखो 2 नाइट्रोजन है, डाई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्साइड। तो ये जो है ना डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये N2O का ओल्ड सिस्टम के हिसाब से नाम है, मतलब पुराना जो सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग नाम है। आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री की दुनिया में नामकरण करने का, नोमेनक्लेचर करने का नया जो रूल है वो आ चुका है। ऑब्वियसली वो किताब में नहीं आया, CBSE CG के सिलेबस में नहीं आया, वो आएगा 5 साल बाद, बट एज अ टीचर हमें अपडेट रहना पड़ता है, ठीक है, तभी तो हम टीचर हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यू सिस्टम जो कि केमिस्ट्री की दुनिया में अपडेट हुआ है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका जो नया नाम है वो होगा नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड। दैट्स इट, समझ गए इस चीज को, प्रेशर मत देना दिमाग पे, ये नॉलेज है, मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट इसका कॉमन नाम क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, कॉमन नाम इसका नाइट्रस ऑक्साइड है। और इसको आप जानते हो लॉफिंग गैस के नाम से, मतलब इस गैस को अगर आप इनहेल करते हो, सूंघते हो, तो फिर आपको हंसी आती है, और ज़्यादा सूंघ लेते हो तो फिर भगवान से दर्शन हो जाते हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है NO, ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, इसी को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। NO का अभी पुराने मेथड के हिसाब से नाम क्या होगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और नए मेथड से क्या होता है, नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड, ठीक है। और इसका कॉमन नेम क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये एक अच्छा लिगैंड होता है। लिगैंड क्या होता है, जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, उप सहसंयोजक यौगिक में हमने इस चीज को पढ़ा है, ठीक है। थर्ड हमारे पास है N2O3, नाम क्या है इसका, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ठीक है, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, है ना, गलती हो गई यहाँ पे, 3 ऑक्सीजन है ना। और इसका ये तो ओल्ड नेम हो गया, न्यू नेम क्या होगा, नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड, ठीक है। N2O4 का नाम डाइनाइट्रोजन, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है तो टेट्रा ऑक्साइड। और न्यू के हिसाब से नाम क्या होगा, नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड। NO2 का नाम क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और न्यू के हिसाब से नाम क्या होगा, नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड, व्हाट इट। और लास्ट होता है N2O5, इसका नाम होता है डाइनाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ये चीज आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड है नाइट्रोजन का वो कहलाता है HNO3 नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड का ओस्टवाल्ड मेथड जो है आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो पढ़ के आपको जरूर जाना है। तो चलिए ऑक्सी एसिड्स, तो देखो हमारे पास जो है सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड कौन सा होता है, नाइट्रिक एसिड, जो हमें पढ़ना है। तो नाइट्रिक एसिड का जो लेबोरेटरी मेथड है वो क्या होता है, वो सिंपल सा है, बाय हीटिंग NaNO3 और KNO3, दोनों में से कोई एक ले सकते हो विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो आप NaNO3 ले लो और H2SO4 ले लो, कैसा वाला, कॉन्सेंट्रेटेड। जब इसको आप साथ में क्या करोगे, गर्म करोगे, तो क्या बनेगा, आपको मिलेगा Na2SO4 और आपको मिलेगा HNO3, जो कि आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। दूसरी हम बात करते हैं किसकी, इंडस्ट्रियल मेथड।
HNO3 बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड, जिसको हम कहते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हर साल एग्जाम में हॉट टॉपिक के फॉर्म में रहता है और आता है कि आप नाइट्रिक एसिड बनाने का ओस्टवाल्ड प्रोसेस समझाइए। तो प्रोसेस समझाया कैसे जाता है, तो पहले आप लिखते हो रिएक्शन, फिर बनाते हो उस प्रोसेस का डायग्राम, और फिर लिखते हो नाइट्रिक एसिड के उपयोग। इतना लिखने से आपको 4-5 नंबर मिल जाते हैं। तो पहला क्या करना है, स्टेप्स में देखना। तो पहले हम क्या करते हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक O2। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक O2 मतलब हम यहाँ लेंगे अमोनिया और हम यहाँ लेंगे ऑक्सीजन, इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाएंगे, और रिएक्शन के दौरान यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट लेना है प्लैटिनम को, टेम्परेचर रखना है यहाँ पे 500 केल्विन, और प्रेशर रखना है यहाँ पे 9 बार का। ठीक है, जब आप ये कंडीशन अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा NO और आपको मिलेगा पानी। तो सर HNO3 कहाँ बना, तो ये जो ओस्टवाल्ड प्रोसेस है ये 3 स्टेप में होता है। तो उस स्टेप का पहला स्टेप ये है कि पहले आपको लेना है अमोनिया, फिर लेना है ऑक्सीजन, कैटलिस्ट में लेना है प्लैटिनम, टेम्परेचर रखना है 500 केल्विन, प्रेशर रखना है 9 बार, तब जाके आपको NO और H2O मिलेगा। अब ये जो पहले प्रोसेस में NO मिला है ना, इस NO को हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे। तो देखो इस प्रोसेस में मिला हुआ NO लेंगे और उसको कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो मिल जाएगा हमें 2NO2। अब दूसरे प्रोसेस में जो 2NO2 मिला है, मतलब NO2 तो उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, हम उस NO2 को जब हम फिर से पानी में कंबाइन करेंगे, पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो हमें मिलेगा HNO2 और HNO3। समझ में आई ये चीज़। अब यहाँ पे एक और चीज़, इस स्टेप में हमें हमारा नाइट्रिक एसिड मिल गया, बट ये तो मेरे काम का नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, इसको फिर से लूँगा जो यहाँ बना था, और इसको जब यहाँ पे लूँगा तो ये टूट जाएगा HNO3 में, 2NO में और H2O में। अब देखो पहले स्टेप में जो NO बना था वो अब यहाँ फिर से बना, तो ये रिसाइकल कर लेंगे और ऊपर वाला स्टेप फिर से रिपीट करेंगे, और ऐसा करते 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 हमें बार बार क्या मिलता है, नाइट्रिक एसिड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है जो कि बहुत ज़रूरी होता है कि इस रिएक्शन में जो ओस्टवाल्ड मेथड है 68% हमें मिलता है नाइट्रिक एसिड और 32% मिलता है हमें वाटर। आप एक चीज़ याद रखो, आपने सोल्यूशन में पढ़ा होगा एजोट्रॉपिक मिक्सचर, 68% HNO3 और 32% पानी जब मिलता है तो ये बना लेता है एजोट्रॉपिक मिक्सचर। एजोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब होता है कि अब आप इस मिक्सचर को आगे जो है, इस मिक्सचर को आगे आप प्रोसेस करके आप HNO3 का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो। इसका मतलब मैं तुमको समझाता हूँ, अगर तुमको पता होगा एजोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है। ओस्टवाल्ड मेथड में 68% मिलता है नाइट्रिक एसिड, 32% पानी। अब इसके बाद आगे और आप रिएक्शन में HNO3 प्राप्त नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब ये बन चुका है एक एजोट्रॉपिक मिक्सचर। एजोट्रॉपिक मिक्सचर को हम फर्दर जो है डिवाइड करके कुछ नया प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं, मतलब हमें यहाँ रुकना होगा। ठीक है, अब देखो 68% नाइट्रिक एसिड में 32% पानी है, मतलब ये नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट है, ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो हमें कुछ नहीं करना है, हम आप जो पानी 32% है उसे हम क्या करेंगे, उसे हम हटाएंगे, उसे हम भाप बन के बाहर निकालेंगे। तो जब आप 68% HNO3 को डिहाइड्रेट करते हो, उससे पानी निकालते हो, तब जाके आपको फाइनली मिलता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस से 98% प्योर नाइट्रिक एसिड। इसीलिए ओस्टवाल्ड प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इंडस्ट्रियल मेथड के लिए। इंडस्ट्री में अमोनिया को टन्स ऑफ टन्स अमाउंट में प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो आप कंटेंट मेरा लिखिए एग्जाम में, क्योंकि डिटेल्स में दिए हुए हैं, और डायग्राम से तो आप फिर किताब का ही छाप दीजिए, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम। तो पहली प्रॉपर्टी है नाइट्रिक एसिड की, कलरलेस लिक्विड होता है, लैब में आपने देखा होगा। दूसरी प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट 231 केल्विन के आसपास, बॉइलिंग पॉइंट 355 केल्विन के आसपास। और तीसरी चीज, इन गैसियस स्टेट HNO3 एग्जिस्ट एज प्लानर मॉलिक्यूल। अब
गैस, जब आपका नाइट्रिक एसिड गैस के फॉर्म में होता है तो उसकी ज्योमेट्री प्लानर होती है, मतलब उसका जो ज्योमेट्री है वो कैसा होगा, प्लानर होगा, ठीक है। डायग्राम का अगर मैं एग्जांपल लूँ, डायग्राम इसका कैसे बनेगा, ये होगा आपका सेंट्रल एटम, जिसका नाम है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन होगा सेंट्रल एटम, और नाइट्रोजन के साथ जो है डबल बॉन्ड में O रहेगा, सिंगल में OH रहेगा, और एक सिंगल बॉन्ड में O बाय शेयरिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 और शेप होगा इसका ट्रायंगुलर प्लानर, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी, इन एक्वस सॉल्यूशन HNO3 बिहेव एज स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब जो आपका नाइट्रिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है, कब, जब आप इसको पानी में मिक्स करते हो। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज नाइट्रिक एसिड के बारे में कि नाइट्रिक एसिड एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जगह पे यूज करोगे, ठीक है। तो ये सारा डेटा जो है आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, गॉट इट। नेक्स्ट वी हैव फॉस्फोरस, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ फॉस्फोरस में जो इंपॉर्टेंट है, मैंने ऐसा कोई भी टॉपिक यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश नहीं की है जो आपके एग्जाम में नहीं आता है, क्योंकि साल भर आपके पास था डिटेल में पढ़ने के लिए, और अब आपके पास समय नहीं है कि आप लोग डिटेल में चीज़ों को पढ़ सकें, गॉट इट। सो वी हैव फॉस्फोरस। एज आई टोल्ड यू, फॉस्फोरस के तीन जो है मेजरली एलोट्रॉप होते हैं। फॉस्फोरस नेचर में तीन अलग अलग रूपों में पाया जाता है। फर्स्ट इज व्हाइट फॉस्फोरस। तो व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में मैंने क्या लिखा है, इट एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट P4 यूनिट्स, ये आप याद रखेंगे। व्हाइट फॉस्फोरस नेचर में पाया तो जाता है, लेकिन P4 फॉस्फोरस का जो मॉलिक्यूल है P4, उसके अलग अलग डिस्क्रीट यूनिट्स में ये पाया जाता है। मैं अगर स्ट्रक्चर का एग्जांपल लूं तो ये आपके पास 4 फॉस्फोरस होंगे, सब एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्डेड होंगे, और हर एक फॉस्फोरस पे एक क्या होगा, लोन पेयर होगा, और जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितने का होगा, 60 डिग्री का, और हाइब्रिडेशन कितने का होगा, sp3 का। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाइट फॉस्फोरस में pp बॉन्ड कितने होते हैं, तो याद रखना है व्हाइट फॉस्फोरस में pp बॉन्ड होते हैं कितने, 6। जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है, बट हाँ ये आपको याद रहे तो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव रेड फॉस्फोरस, याद रखेंगे आप। रेड फॉस्फोरस का क्या लिखा है मैंने, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हाइट फॉस्फोरस ऑन हीटिंग, मतलब जब आप व्हाइट फॉस्फोरस को गर्म करते हो तो आपको मिलता है रेड फॉस्फोरस, ठीक है। तो व्हाइट फॉस्फोरस को गर्म किया, क्या मिल गया, रेड फॉस्फोरस। अब रेड फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, रेड फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर होता है, देखो ये व्हाइट फॉस्फोरस जैसा है, ये भी व्हाइट जैसा, ये भी व्हाइट जैसा, ये भी व्हाइट जैसा। फर्क क्या है, व्हाइट फॉस्फोरस में जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड होता है ना ये वाला, ये रेड फॉस्फोरस में ऐसा वाला कहीं भी नहीं होता, क्योंकि ये यहाँ पे ऐसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, एक चेन में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट वी हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप ऑफ फॉस्फोरस, दैट इज ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है। ब्लैक फॉस्फोरस जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा स्टेबल एलोट्रॉप फॉस्फोरस का कौन होगा, तो वो होगा ब्लैक फॉस्फोरस। थर्मोडायनेमिकली सबसे स्टेबल फॉस्फोरस का एलोट्रॉप कौन होता है, ब्लैक फॉस्फोरस। अब थर्मोडायनेमिकली क्या है, तो अगर मैंने थर्मोडायनेमिकली बता दिया, मतलब टेम्परेचर वाइज, प्रेशर वाइज, वॉल्यूम वाइज सबसे ज्यादा इन सबको झेलने की कैपेसिटी किसकी होती है, ये होती है ब्लैक फॉस्फोरस की, ठीक है। ये ब्लैक फॉस्फोरस दो फॉर्म में पाए जाते हैं, एक अल्फा ब्लैक और एक बीटा ब्लैक, और ये आपके पास ब्लैक फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर बना हुआ है। पैटर्न देख लीजिए आप, 6 फॉस्फोरस हेक्सागोन बनाकर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, जाल लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। हर सिंगल लैटिस में 6 फॉस्फोरस का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट
जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है, और वो है ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। सारे ऑक्सी एसिड्स के नाम लिखने हैं आपको, उनका डायग्राम बनाना है, और सारे ऑक्सी एसिड्स के ऊपर फास्फोरस का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए सारे ऑक्सी एसिड्स लिख दिए हैं। तो फर्स्ट वी हैव H3PO3, नाम होता है इसका हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। और ये नाम आपको देखो, या तो आपको ये पता होना चाहिए कि नाम लिखते कैसे, और जो समझने का समय हमारे पास अभी नहीं है। तो दूसरा तरीका ये है कि आप इसको रेगुलर बेसिस पर पढ़िए और अपने हिसाब से कोई नेमोनिक्स तैयार कीजिए, कोई पैटर्न तैयार कीजिए, ताकि आपको ये चीज़ याद हो सके, क्योंकि अभी आपके लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब याद नहीं रखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक नंबर कटेंगे और कुछ नहीं होने वाला। सो दिस इज H3PO3। H3PO3 का नाम होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये एक मोनोबेसिक एसिड है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, मोनोबेसिक क्यों, मैं बता देता हूं, क्योंकि ये जो H3PO3 है ये मात्र एक हाइड्रोजन, एक H+ डोनेट कर सकता है, इसलिए नाम है इसका मोनोबेसिक एसिड। मोनो मतलब एक, और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आप एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इसको यूज कर सकते हो। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिंपल सा है। H3PO3 का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे आप, H3PO3 में जो फादर है, मतलब सेंट्रल आइटम है, वो कौन होगा, फास्फोरस। फास्फोरस टोटल 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो एक करवा दिया डबल बॉन्ड, अब 3 बचे, एक दे दिया हाइड्रोजन को, अब 2 बचे, तो एक दे दिया OH को, अब एक और बचा, देखो 3 हाइड्रोजन है तो 3 जोड़ दिया, बस हो गया ये स्ट्रक्चर। वही तो मैंने यहाँ बनाया है, सिंपल सा है। मैं फिर से बता देता हूँ आपको कैसे बनाया जाता है। हिट एंड ट्रायल मेथड करके आप ये काम कर सकते हो। इसमें ढूंढो कि सेंट्रल एटम कौन है। सेंट्रल एटम हमेशा कौन होगा इसमें, फास्फोरस, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है वही सेंट्रल एटम का रोल प्ले करता है। फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्ड बनाने के लिए, तो 2 का यूज कर लिया ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, 1 का यूज कर लिया हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने के लिए, 1 का यूज कर लिया OH से बॉन्ड बनाने के लिए। अभी देखिए 1 2 2 ऑक्सीजन डन, 1 2 2 हाइड्रोजन डन, 1 फास्फोरस डन, क्या बचा, 1 हाइड्रोजन और बचा, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड 1 H। देखो 1 2 3 4 5, फास्फोरस का 5 बॉन्ड क्या हो गया, कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद आपको बताना होगा कि ये जो H3PO3 है इसमें फास्फोरस के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, तो कितना है, +1। कैसे निकालते हैं, मैं एक का बता रहा हूँ आपको कैसे निकालते हैं। वैसे ऑलरेडी आप 12th में है तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो आना ही चाहिए। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो 3 लिख दिया, एक हाइड्रोजन का कितना होता है ऑक्सीजन नंबर, 1, +1 हो गया, फिर प्लस फास्फोरस का हमें निकालना है, जिसका निकालना उसको हम क्या मान लेंगे, x, प्लस कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे, 2, तो 2, और एक ऑक्सीजन का होता है -2, बराबर में क्या, 0। इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 3 + x - 4 = 0, 3 + x बराबर 4, और x बराबर 4 - 3, x बराबर 1। इस तरीके से फास्फोरस के ऊपर ऑक्सीजन स्टेट कितने का आया, +1 का। ऐसे आप भी निकाल सकते हैं, ओके। अब चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो ऑक्सी एसिड्स है उसका नाम है H3PO3। इसको बोलते हैं फास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड में याद रखेंगे कि हमारे पास 2 फास्फोरस एसिड 2 हाइड्रोजन H+ डोनेट कर सकता है, इसीलिए इसका नाम है डाइबेसिक एसिड। ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है और इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है। और इस स्ट्रक्चर में फास्फोरस के ऊपर कितने का ऑक्सीडेशन नंबर है, +3। ये आप लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है तो आपको 5 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है H3PO4। इसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में 3 H+ डोनेट करने की एबिलिटी होती है, इसलिए इसको हम ट्राइबेसिक एसिड कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है। और इस स्ट्रक्चर में फास्फोरस के ऊपर का कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट +5। नेक्स्ट हमारे पास है H4P2O5। इसको हम बोलते हैं पायरोफॉस्फोरस एसिड। पायरोफॉस्फोरस एसिड में भी इसका एक शॉर्टकट ट्रिक होता है, देखो 425
426, ठीक है, 2 आप याद रख सकते हो। तो देखो H4P2O5 को पायरोफॉस्फोरस एसिड, अब इस पायरोफॉस्फोरस एसिड के पास 2 ही H+ डोनेट करने की पावर है, इसलिए डायबेसिक होता है और इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है ब्रिज जैसे, जिसमें एक ऑक्सीजन दोनों के बीच में कॉमन ब्रिज की तरह बिहेव करता है। और इस ऑक्सी एसिड्स में दोनों फॉस्फोरस का ऑक्सीजन स्टेट होता है +3। कैसे निकालना है मैंने आपको समझाया है पहले एग्जाम्पल में। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑक्सी एसिड है दैट इज 426 H4P2O6, इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ये टेट्राबेसिक होता है, इसके पास ये इसका डायग्राम है और ये होता है +4 फॉस्फोरस के ऊपर का ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट वी हैव H3PO4 विच इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड टोटल जो है 3 हाइड्रोजन प्लस डोनेट कर सकता है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ट्राइबेसिक एसिड और इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे लिया हुआ है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है, सबका डायग्राम होना चाहिए। कहीं कुछ डाउट लगता है कि डायग्राम में फिर से एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट करके बता देना मुझे, मैं उसको फिर से बता दूंगा आपको। बट हाँ, थोड़ा सा एफर्ट आपको भी करना होगा। मैंने इतना प्रिसाइज नोट्स आपको दिया है कि इसको पढ़ने के बाद आपको किसी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लगभग आपके बोर्ड्स के लिए। मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, जेईई और नीट का कंटेंट इससे ज़्यादा होता है, बट उस कंटेंट को पढ़ने का समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं 16th ग्रुप के ऊपर। 14th हमने कंप्लीट कर लिया। 16th ग्रुप में हमारे पास है ऑक्सीजन फैमिली, ये आप याद रखेंगे। ऑक्सीजन फैमिली में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ये हमारे पास होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ये ऑक्सीजन फैमिली के सारे जो हैं किसके नाम हैं? ऑक्सीजन फैमिली के, एक मिनट, ऑक्सीजन फैमिली के नाम है, ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स के ये नाम है। ओके, बट इट अब आपको याद रखना है, सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, जहां से हमें क्वेश्चंस आते हैं। तो हाइड्राइड्स और ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, मतलब ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन से, सल्फर करेगा हाइड्रोजन, सेलेनियम करेगा हाइड्रोजन से, टेल्यूरियम करेगा हाइड्रोजन से, पोलोनियम करेगा हाइड्रोजन से। तो क्या बनाएगा? ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्या बनाता है? पानी। ऑक्सीजन सल्फर जब बनाता है किससे रिएक्ट करता है? हाइड्रोजन, तो क्या बनाता है? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। सेम एस सेलेनियम और हाइड्रोजन का बना क्या बनाएंगे? H2Acid, H2T, H2PO। इस बात को आप याद रखें। बॉइलिंग पॉइंट में देखिए हम, क्योंकि हाइड्राइड्स का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो तो होता है पानी का। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का। लेकिन आप ट्रेंड में देखेंगे हल्का सा चेंजेस होता है। क्या चेंजेस होता है? कि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है H2S का, सबसे ज़्यादा होता है पानी का। इस ट्रेंड को आपको याद रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का अगर मैं ट्रेंड की बात कर लूँ तो सबसे कम मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का, फिर H2Se का, फिर H2Te का, और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? पानी का। ये आप याद रखिए। अगर मैं एसिडिक नेचर की बात कर लूँ कि ये जो हाइड्राइड्स हैं, ये जो ऑक्सीजन के मतलब ऑक्सीजन ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं, इनमें किनका एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा होगा? तो सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा H2Te का, फिर H2Se का, फिर H2S का, और सबसे कम एसिडिक कौन होगा? पानी, यानी H2O। ये ट्रेंड भी आपको याद रखना है अपने एग्जाम के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी अगर हम देखें तो देखो, ऑक्सीजन फैमिली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट टाइप्स के हैलाइड्स बनाती है। कुछ हैलाइड्स होते हैं मोनोहैलाइड्स, कुछ डाइहैलाइड्स, कुछ टेट्राहैलाइड और कुछ हेक्साहैलाइड्स। मतलब ऑक्सीजन फैमिली जब हैलोजन से रिएक्ट करती है तो सिंगल हैलोजन वाला हैलाइड बनाती है, उसके बाद डबल वाला बनाती है, 4 हैलोजन वाला ऑक्साइड हैलाइड बनाती है, और साथ ही साथ 6 हैलोजन वाला हैलाइड भी बनाती है। इसका पूरा टेबल लिखा हुआ है, इसको आप एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है
है एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। जैसे मैंने आपको बताया कि एलोट्रॉप का मतलब होता है कि कोई एलिमेंट नेचर में किसी और रूप में पाया जा रहा है या नहीं, ठीक है। तो ऑक्सीजन के एलोट्रॉप तो होते हैं, ऑक्सीजन नेचर में किसी और रूप में पाया जाता है। और ऑक्सीजन के एलोट्रॉप जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन होता है, वो होता है ओजोन। तो ओजोन क्या है, ऑक्सीजन का एक एलोट्रॉप है, ऑक्सीजन का एक रूप है जो नेचर में पाया जाता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि प्रिपरेशन ऑफ ओजोन, की ओजोन बनाया कैसे जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम ऑक्सीजन को, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को हम जब क्या करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, तो वो कन्वर्ट किस में होता है, ओजोन में। इस जर्नी में टेम्परेचर एंथैल्पी चेंज कितने का होता है, +68 किलो केल्विन का, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हम, और ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब का यूज करते हैं, तब जाके ओजोन का फॉर्मेशन होता है। अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात कर लूँ, किसकी प्रॉपर्टी की, ओजोन की प्रॉपर्टी की, तो ओजोन की प्रॉपर्टी में आप याद रखेंगे कि ओजोन जो है वो हवा से जो क्या होता है, हैवी होता है, भारी होता है, ठीक है, हैवियर देन एयर। दूसरा क्या होता है, लाइट ब्लू कलर गैस हैविंग पैक्यूलर स्मेल, जो ओजोन होता है वो हल्का नीला कलर होता है, ठीक है। उसके बाद लिक्विड ओजोन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, जो ओजोन का लिक्विड फॉर्म होता है ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। आपने पढ़ा होगा ना, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक नेचर, तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। इतना आपको ओजोन के बारे में पता होना चाहिए। यूजेस की बात करते हैं कि ओजोन का यूजेस कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहला तो ब्लीचिंग ऑयल्स, आइवरी, स्टार्च एक्सेट्रा, ठीक है, ब्लीचिंग आप जानते ही हैं, तो ब्लीचिंग एजेंट्स की तरह हम इसका यूज करते हैं, किसका, ओजोन का। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ KMnO4 बाय ऑक्सीडेशन ऑफ कौन सा मैग्नेट, प्लैटिनम मैग्नेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस चीज को मैं लिख देता हूँ। दूसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ KMnO4 बाय ऑक्सीडेशन, जो KMnO4 होता है इसका हमें मैन्युफैक्चरिंग करना होता है विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, तो उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हमें ओजोन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। थर्ड, इट इज यूज्ड इन डिटेक्टिंग द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन द अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डबल बॉन्ड की पोजीशन को फाइंड करने के लिए हमें ओजोन की ज़रूरत पड़ती है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोसेस अलग होता है, बट आपको फैक्ट याद होने चाहिए, क्योंकि हम इस प्रोसेस के अंदर नहीं जाते हैं, ना ही बोर्ड्स के लेवल पे और ना ही जेई लेवल पे, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल जो है चीज़ रहती है, जो कि बिना एक्सपेरिमेंट किए हम ऑन कॉपी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। लास्ट होता है फॉर स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर एज ओजोन इज अ जर्मिसाइड, ठीक है। जो पीने का पानी होता है उसको स्टरलाइज करने के लिए, मतलब पीने के पानी में हो सकता है बहुत सारे बैक्टीरिया खत्म करने के लिए हम ओजोन का यूज करते हैं, क्योंकि ओजोन एक जर्मिसाइड होता है। ओजोन जो है जर्म्स को, बैक्टीरिया को, वायरसेस को मार सकता है, ठीक है। तो ओजोन के बारे में आप इतना जानकारी रखेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है 16th ग्रुप से, वो है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। आप सब जानते हैं H2SO4 को हम कई सारे रिएक्शंस में यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कंपाउंड होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। एग्जाम में H2SO4 का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन आपसे पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। तो पहला, H2SO4 is the most important इंडस्ट्रियल केमिकल एंड इट इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, हमने देखा भी है, मैक्सिमम रिएक्शंस में हम इसका यूज करते हैं। अब H2SO4 को बनाने के लिए इंडस्ट्री में हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग H2SO4। तो H2SO4 को इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट मेथड के बेसिस पे बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, तो इसके स्टेप आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सो इन फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ SO2, पहले हम SO2 बनाएंगे, तो S लेते हैं, O2 लेंगे और बन गया SO2। नेक्स्ट, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3। फिर जो ये SO2 बना है ना,
फिर जो ये SO2 बना है ना, इसे फिर से लेंगे और इसका कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाएंगे, मतलब इस SO2 का ऑक्सीडेशन करवाएंगे विद द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो 2SO2 + O2 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में बनता है SO3। उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 इन 98% H2SO4। फिर जो ये SO3 है, इसके साथ हम हल्का अमाउंट यूज करते हैं किसका, H2SO4 का, तब जाके ये कन्वर्ट होता है किसमें, H2S2O7 में, जिसका नाम होता है ओलियम। और इस तरीके से हमारा जो है H2SO4 का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये 2D जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इतना सेटअप करने के लिए बहुत बड़ी ज़मीन पे जो है इंडस्ट्री लगी रहती है और वहाँ पे ये सारे जो लेवल्स में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं ये डाले जाते हैं। ये देखो, ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, ठीक। आपको एग्जाम में ये डायग्राम बनाना होता है, जिसको आप या तो इस नोट्स से या फिर किसी भी किताब से रेफर कर सकते हैं। याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स डायग्राम मत बनाइएगा, 2D डायग्राम बनाइएगा जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ तामझाम करने के लिए ना हो। एग्जाम में लिखना कैसे, तो आप ये पूरा इंफॉर्मेशन लिखेंगे, ये रिएक्शन लिखेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे और आप नीचे में लिखेंगे यूजेस ऑफ H2SO4। इतना लिखने से आपको कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस के 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो कि अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसका नाम है ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, वो भी आता है, ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर ये भी एग्जाम में आता है। तो सल्फर के बहुत सारे ऑक्सी एसिड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक तो हमने अभी भी पढ़ा था, क्या, H2SO4। वैसे मैं बाकी अभी यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पहला हमारे पास क्या है, पहला हमारे पास है, नहीं दिख रहा होगा तो H2SO3, ठीक है, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। ओके, गॉट इट। ये होता है सल्फ्यूरस एसिड और इस सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, O डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH और इसके ऊपर एक लोन पेयर। और इस सल्फर पे कितने का होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो आप निकाल भी सकते हो और ये होता है +4 का। सेकेंड जो हमारे पास है वो होता है, वो है कौन, H2SO4, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी आपको बनाते आता होगा। सल्फर, देखो H2SO4 में सल्फर कौन है, सल्फर है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम वो होता है जिसकी नेगेटिविटी सबसे कम होती है, तो सल्फर ले लिया, ठीक है। सल्फर बनाता है 6 बॉन्ड, तो देखो एक दे दो डबल बॉन्ड O को, दूसरा भी डबल बॉन्ड O को। अब सल्फर के जो 4 बॉन्ड है वो तो यूज हो गए, अब 2 बॉन्ड बचे, तो 2 बॉन्ड बचे और हमारे पास 2 हाइड्रोजन बचा है और 2 ऑक्सीजन, तो एक OH और एक सिंगल OH बन गया ना, सेम स्ट्रक्चर। अब आगे पीछे वो चलता है बट स्ट्रक्चर तो सेम है। और इसमें सल्फर के ऊपर कितने का होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो होता है +6 का, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास है वो है, ये इसका नाम है H2S2O3, 223 223, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, नाम है इसका थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ये भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। और इस थायोसल्फ्यूरिक एसिड में जो S ऑफ सल्फर है इसके ऊपर कितने का साइन होता है, वो साइन होता है +2 का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट नाम है डायथायोनस एसिड और इसका जो पूरा नंबर्स के फॉर्म में होगा वो होगा H2S2O4 224, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर होगा, गॉट इट। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है H2S2O7, ये इसका स्ट्रक्चर। इसमें हर एक सल्फर पे कितने का ऑक्सीजन स्टेट है, +6 का, और नाम है इसका पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। और लास्ट हमारे पास होता है H2S2O8 228 228, ये इसका स्ट्रक्चर है। और इसमें सल्फर के ऊपर कितना होता है, +7 होता है, नाम है पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये होता है आपका सल्फर के ऑक्सी एसिड जो आपको पढ़ना है। लास्ट यूजेस ऑफ H2SO4, तो पहला HCl HNO3, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड, इन सबको बनाने में इसका यूज होता है। एक्सप्लोसिव बैटरी, बैटरी में
मतलब ये देखो, एक तो ये एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, प्लस इसको हम बैटरीज में भी यूज़ करते हैं ना, मतलब बैटरीज में आपको पता होगा ना कि H2SO4 का यूज़ किया जाता है। और फिर इन लेदर इंडस्ट्रीज में लेदर को क्लीन करने के लिए भी हम जो है किसका H2SO4 का यूज़ करते हैं। व्हाट इट नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप 17th एलिमेंट विच इज़ हैलोजन। और हैलोजन के लिए मैं नेक्स्ट पार्ट बना के लाऊंगा आप लोगों के लिए। इस पार्ट में हम इतना ही रखते हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा, नहीं तो आप लोगों को बोर हो जाएगा। ये सारा जो PDF है ये आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक के थ्रू मिल जाएगा। और डाउट्स पूछने के लिए आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप कभी भी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसको शेयर करें और अपने क्लासमेट तक भेजें और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।